हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ नए सेशन 2 में कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे एक्सेल के बारे में। पिछले सेशंस में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आई होप कि सबने रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। और कुछ क्वेरीज अगर होंगी तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे या कमेंट करेंगे। और आज के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कशन कर लें। आज के हमारे टॉपिक हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट का डिफरेंस, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, रो एंड कॉलम की हाइट विड्थ कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे, रो और कॉलम के डिलीशन कैसे होंगे, कर्सर और सेल क्या है, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल क्या है, इंडेंटर और अलाइनमेंट क्या है, डिफाइन द नेम एंड यूज, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, कमेंट, ऑटो फॉर्मेट एंड सेल स्टाइल। सो स्टार्ट करते हैं। पहले वर्कबुक एंड वर्कशीट। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था सेशन 1 में, तो एक्सेल के कुछ चीज़ें छूट गई थी, जिसमें हमने टैब पर तो बात की थी, लेकिन ये ऊपर का जो है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। जब तक फाइल हमारी सेव्ड नहीं होती है किसी भी नाम से, अगर हम कोई नई फाइल खोलें, जैसे हमने ये नई फाइल खोली, तो उसको वर्कबुक का नाम मिलता है। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बुक 1 है। जब तक ये फाइल नहीं सेव होगी तब तक ये बुक 1 के नाम से ही होता है, और जब फाइल सेव्ड हो जाएगी तो जो भी हम फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर यह है कि एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं। जैसे ये शीट 1 है, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितनी भी हम शीट्स चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं। और जैसे हम इस फाइल को कोई नाम दे के सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अभी इस फाइल को नाम दे दिया demo3, तो ये जो फाइल का नाम हमने दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम चेक करना चाहें कि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो भी हम चेक कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं .xls। हमेशा फाइल के नाम देते वक्त ध्यान रखें कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स न यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सेल की फ़ाइल बहुत सेंसिटिव होती है। तो मोस्टली टाइम हम ऐसे नाम रखें जिससे हमारे काम का पता चले कि हमने इस फाइल में क्या कंटेंट या क्या काम रखे हुए हैं। तो फाइल नेम हमेशा ऐसा हो जो कि आपके काम के बारे में लेबलिंग हो और किस डेट की हो वो उसमें मेंशन हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमने कोई रिकॉर्ड रखे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड रखे हैं, तो हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड रखे हैं तो हम यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख लेते हैं और किस डेट तक का हमने अपडेट किया उस फाइल का हमेशा डेट मेंशन करें, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये फाइल किस डेट की है और इसमें कहाँ तक का काम है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही जैसे मान लीजिए कि हमने बेसिक प्रोफाइल रखी है या बेसलाइन का डेटा रखा है, तो हमने बेसलाइन लिखा। ठीक, किसका रखा है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का किस ईयर का? हमने कहा 2021 का। और अगर कोई काम चल रहा है, जैसे आज हुआ बेसलाइन, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, तो आप डेट वाइज जाएं ताकि आपको ये पता चल सके कि ये किस डेट तक का डेटा है, कब तक का डेटा आ चुका, कहाँ तक का डेटा एंट्री हमने कर ली, जिस डेट तक का हमारा काम हुआ वो उससे डिफाइंड होता है। तो ये आपको फाइल नेमिंग में हमेशा ध्यान रखें कि अपनी एक्टिविटी वाइज, अपने प्रोग्राम वाइज, अपनी वर्क वाइज, एक्टिविटी वाइज फाइल रखें। और अगर डेट और टाइम मेंशन करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर के लिए, कि आपको ये समझ में आएगा कि हमारी फाइल कब की है, कहाँ की है। तो वापस से हमने इसे demo3 कर लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपना पहला पॉइंट जो था वर्कबुक और वर्कशीट, इसका डिफरेंस क्लियर कर लिया, एक्सटेंशन देख लिया। अभी हम बात करते हैं रो एंड कॉलम की हाइट विड्थ। तो ये हमारा रो है जो 1 2 3 4 है, ये 10,48,000, और A to XFD तक ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है,
कॉलम की जब हमें विड्थ बढ़ानी होगी तो हमेशा ध्यान रखें, एक कॉलम ए और बी के बीच में ये लाइन है, इस लाइन पे जब भी हम अपना कर्सर लाएंगे, ये जो पॉइंटर हमारा है माउस पॉइंटर, जैसे ही हम इस पे लाएंगे तो ये डबल एरो में आ जाएगी। दैट मीन्स ये अब आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी आप अपना लेफ्ट बटन दबाए रखें और आगे की ओर माउस को ड्रैग करें तो ये देखिए कॉलम की विड्थ जो थी वो बढ़ रही है आपकी। रो की अगर हाइट हमें बढ़ानी है तो ऐसे ही इसके 1 और 2 या 3 4 किसी के बीच में भी लाएंगे तो डबल एरो आ गया, अब उसे खींचेंगे जितना तो उतना बढ़ गया। अब इसी को अगर हमें ऑप्शंस के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, हम सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा कॉलम विड्थ, और जितना भी हमें लिखना है हमने कहा 200 कर दो, तो ये 200 हो गया। कभी कभी ऐसे हो भी जाता है कि इतना एक्सेसिव हो जाता है कि वो हमें दिखता नहीं है एक साथ, तो उस वक्त हमें ये काम आता है कि हम इस पर राइट क्लिक करें, कॉलम विड्थ लें और सिंपल कम कर सकते हैं। इसी तरह रो हाइट के साथ भी है, मान लीजिए ये 500 एंड अबव हो गया, रेंज देखिए 409 तक है मैक्सिमम, तो हमने 409 कर लिया। तो अब हमें इसे कम करना है तो राइट क्लिक और ये हमने कम कर लिया। ठीक है, तो ये रो की हाइट और विड्थ को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रो या कॉलम का डिलीट होना। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल में, रो या कॉलम को डिलीट करना। हमें लगता है कि हमने कुछ पोर्शंस डिलीट किए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा, यहाँ पे क्लास लिखा, यहाँ पे स्कूल लिखा, हमने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक, यहाँ पे हमने क्लास लिख लिया, यहाँ पे स्कूल हमने लिखा। अब अगर हम देखें तो ये हमारा जो कॉलम है हमारा ए टू एक्स एफ डी तक है। ठीक, जब भी हम कभी डिलीट करते हैं तो यहाँ से कोई कॉलम या कोई रो डिलीट नहीं होती है, वो शिफ्ट होती है। जब ये आप डिलीट करेंगे तो देखिए वो शिफ्ट हुई, आपका बी सेक्शन वहीं पे है, वो अपनी जगह से वो हट गया, सिर्फ वो डेटा वहां से हट गया, बट बी में ही वो शिफ्ट हो गया। आप ये देखिए, ये जो सी डी था वो बी में शिफ्ट हो गया। आपने डिलीट किया तो इट डजेंट मीन कि वो वहां से कहीं एक्सेल के हमारे कॉलम कम हो जाएंगे, हमारा जो ए टू एक्स एफ डी तक है वो उतना ही रहेगा। देखिए ये हमेशा उतना ही रहेगा। तो होगा क्या, सिर्फ आपका डेटा रिमूव हो रहा है और उसका जो पहले वाला सेल है वो वहां पे शिफ्ट हो रहा है। आप अंडू करिए। इसी तरह कॉलम के साथ भी है कि मान लीजिए आपने ये 4 कॉलम, अगर आपने कहा कि मैंने ये डिलीट कर दिया तो वो डिलीट होके उसके नीचे का डेटा वहां पे शिफ्ट हो गया। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई कॉलम या रो, जितने सेल्स बने हुए हैं इसमें वो उतनी सेल्स हमेशा रहेंगी, वो कभी कम नहीं होंगी। सेम एग्जांपल हियर कि अगर आपने यहाँ पर जब कभी इंसर्ट करेंगे तो आपसे इमीडिएट इंसर्ट कर रहा है ये। सपोज आपने मान लीजिए यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करना है, तो देखिए आपसे पूछेगा वो कि वो शिफ्ट करे सेल को राइट या डाउन। हमने यहाँ पे रखा है तो पूछ रहा है राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, या पूरी रो खाली करनी है, या पूरा रो एक कॉलम पूरा करना है, क्या करना है वो आपसे पूछ रहा है। तो जब भी कभी हम इंसर्ट करना है, हमने यहाँ रखा, हमने ऐसे किया और इंसर्ट कर दिया, तो वो पूछता है आपसे कि आपको एक सेल वहां पर शिफ्ट करना है या पूरी रो या पूरा कॉलम। तो एक्सेल में कभी भी कोई कॉलम या सेल डिलीट नहीं होते हैं, शिफ्टिंग होती है, यानी डेटा की शिफ्टिंग होगी। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करके और हमने कहा शिफ्ट सेल, तो देखिए वो सेल नीचे की ओर शिफ्ट हो गई।
इसी तरीके से अगर हमने राइट में यही चीज़ इंसर्ट की होती तो राइट में शिफ्ट हो जाती, ये देखिए। ठीक है, तो इस चीज़ को इसलिए समझना है, कभी कभी हम डिलीट के काम करते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमने रो या कॉलम डिलीट की, वो डेटा वहाँ से वहाँ मूव हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा शिफ्ट, डेटा जो है वो शिफ्ट होता है। तो एक्सेल में ये एक ऑप्शन है कि आपका जो डेटा, जितनी सेल्स बनी हुई हैं वो उतनी ही रहेंगी, सिर्फ आपका डेटा मूव होगा आगे या पीछे। ठीक है, तो ये आपका कभी भी आपको इंसर्ट करना हो तो आप पूरा सिलेक्शन करें ऊपर से और राइट क्लिक इंसर्ट। इसकी शॉर्टकट है सिलेक्शन की। आप जैसे यहाँ पर हैं इस सेल में, अगर आपको पूरा कॉलम में सिलेक्शन करना है तो आपको कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है, ये आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया ई। और अगर यही आपको पूरी रो करनी है, सॉरी हाँ पूरी रो करनी है, तो शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो गई। पूरा कॉलम करना है तो आप यहाँ भी क्लिक करके कर सकते हैं, और पूरी रो करनी है तो यहाँ भी क्लिक करके। अगर कीबोर्ड के द्वारा करना है तो आपको कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस बार, और अगर रो के लिए तो शिफ्ट स्पेस बार। आई होप ये क्लियर होगा। सेम एज यूजल, अगर हमें पूरी रो को डिलीट करना है तो शिफ्ट स्पेस लिया हमने, कंट्रोल और माइनस, कंट्रोल और माइनस। और इसी तरह अगर इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन, यानी कि आपको CTRL प्लस शिफ्ट का बटन दबाना है और साथ में प्लस का जो साइन वाला बटन है ऐड करने का वो दबाना है। तो आपका ये तीनों दबाएंगे तो आपके रो या कॉलम जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड होगा। अगर आपने ऐसे करके सिलेक्शन करके किया है तो रो या कॉलम ऐड। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, कर्सर एंड सेल का सिलेक्शन। कर्सर और सेल के सिलेक्शन पे हम बात कर रहेंगे। जब भी हम किसी सेल में हैं, यहाँ पर हमने रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंटर वाली जगह है यहाँ पर ये नेम बॉक्स ये शो करता है कि ये सेल अभी हाईलाइटेड है। ठीक है, और जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये कर्सर आता है, जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं। कर्सर का मतलब जहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ये हमारा कर्सर है। और ये हमारा सिलेक्शन है, हम कभी भी लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर हमारा सेल सेलेक्टेड है तो ये हम लिख सकते हैं, और जो लिखेंगे वो उसमें लिखेगा। ये कभी नहीं होता है कि हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे तभी हम लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली सेल सिलेक्शन है, आपको लिखना है सेल में, आप लिख सकते हैं। आपको ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करके कर्सर लेके आइए और तभी लिखें। आई होप ये कर्सर और सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कर्सर और सेल के साथ ही हम एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर कर दें। हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी अलाइनमेंट्स की, लेफ्ट और राइट और अप बॉटम की। तो उसी के साथ एक पॉइंट होता है इंडेंट। इंडेंट और अलाइनमेंट में क्या अंतर है? जो अलाइनमेंट है वो पोजीशनिंग डिफाइन करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आएगा, कि लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा। जैसे हमने ये AS लिखा तो हमारा ये अभी देखें तो ये हमारा लेफ्ट से आ रहा है और बॉटम में आ रहा है, क्योंकि ये देखिए हमारा बॉटम में है। हमने अगर इसको मिड में कर लिया तो ये मिड में हो गया, ये हमने अगर अपर कर लिया तो ये ऊपर हो गया। ये 3 पोजीशन है जो कि अप, डाउन और बॉटम को डिफाइन कर रहे हैं। बॉटम ये हमारा मिडिल, ये टॉप। इसी तरह ये लेफ्ट, ये मिडिल, ये राइट। अगर हमने ये कर लिया ये कर लिया तो ये बिल्कुल बीच में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक चीज और होती है, इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, जैसे हमने ये उड़ा दिया, अभी जब हम कर्सर ऑन करेंगे तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ से आ रहा है, यानी लिखने की पोजीशन यहाँ से है। तो ये इंडेंट क्या करते हैं, आपको सहूलियत देते हैं कि कर्सर अगर आप लिखना चाह रहे हैं लेफ्ट में ही, लेकिन कर्सर थोड़ा आगे से चाह रहे हैं, जैसे हम ये बेसिकली हमेशा वर्ड में यूज़ करते हैं
कि पैराग्राफ लिखने से पहले एक स्मॉल स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ते हैं, तो वो हम स्पेस बार से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडेंट ज़्यादा बेटर होता है ताकि अलाइनमेंट सही रहे। तो ये इंक्रीज इंडेंट जब आप करेंगे, आपने 2 बार लिया तो देखिए कर्सर बीच में आ गया अब, ठीक। अब हमने एक बार बैक किया तो देखिए कर्सर पीछे हो गया, ये यहाँ पे किया तो देखिए कर्सर इधर, और इधर किया तो कर्सर इधर। समटाइम्स होता भी ये है कि हमने लिखना स्टार्ट किया, हमने हल्का सा स्पेस लिया और ऐसे हमने लिख दिया, तो हमें लगता है हमारा कंटेंट यहाँ पे, और हम बार बार लेफ्ट अलाइन करते हैं लेकिन ये किनारे नहीं होता है। तो आपको उस वक्त ध्यान देना होगा कि आप कर्सर आगे लेके आएँ और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसे रिमूव करें, तब वो अलाइनमेंट सही होगी। ये कई बार ऐसा होता है कि हम काम करने के दौरान लिख देते हैं और एक बहुत माइनर सा स्पेस रह गया आगे, और हमने ध्यान नहीं दिया और हम लेफ्ट अलाइन दबाते हैं, कहते हैं लेफ्ट अलाइन नहीं हो रहा। तो यू नीड टू चेक दैट कि हमारा उससे पहले स्पेसिंग तो नहीं है, या स्पेसिंग के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने यहाँ पे इंडेंट यूज कर लिया मान लीजिए, हाँ। अब हम यहाँ पर स्पेस रिमूव कर रहे हैं, ठीक, और ये स्पेस रिमूव ही नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं अरे क्या हो गया। तो उस वक्त हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ हुआ नहीं है, हमारा इंडेंट मूव हो गया है, तो हम इसको डिक्रीज इंडेंट कर लें, तो भी हमारा ये कर्सर अपनी पोजीशनिंग पे आ जाएगा। तो ये था कर्सर और इंडेंट, जिसको समझना ज़रूरी था। अगला हमारा जो टॉपिक है, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल क्या होते हैं? रैप टेक्स्ट का मतलब होता है जब हम एक लाइन में लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा नेम ऑफ स्कूल। अब ये वाला जो स्कूल लिखा तो हमने देखी वो बी वाले सेक्शन में चला गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं इतना ही हमारी कॉलम की विड्थ रहे और जो नेम ऑफ स्कूल है वो नीचे आ जाए, तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट हमने किया और इसको हम थोड़ा सा रैप टेक्स्ट हम करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेम ऑफ सेल नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब इसी को अगर हम चाहते हैं कि नहीं ठीक है, हम इसको दोनों सेल्स में मर्ज करना चाहते हैं कि वो दोनों सेल के बराबर आए, तो ये दोनों सेल के बराबर आ गया। इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट, तो ये जो हमारा पहला वाला ए और बी था, यानी कि A1 और B1 ये दोनों मिलके A1 का हो गया, ठीक है। जब वो करेंगे अनमर्ज करेंगे तो ये हट जाएगा, मर्ज करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे सेल। तो ये रैप टेक्स्ट और मर्ज का यूज है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, कभी कभी हमें लिखना होता है लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक लिखें और उसके बाद कर्सर डायरेक्टली नीचे आ जाए, तो हम स्पेस यूज करते हैं कभी कभी। जैसे लोग सेम लिखें, हमने कहा एरिया इन एकरेज, तो अब लोग करते क्या है कि इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग लगा देते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं आता तो फिर रैप टेक्स्ट यूज करते हैं। तो ये ध्यान दें कि इसका एक तरीका और होता है, ये ना करके अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना ही है तो हम, अगर हमने ये नहीं लिया है तो हम यहाँ पर कर्सर रख के ऑल्ट और इंटर की दबाएंगे, ऑल्ट इंटर, तब भी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये ऑल्ट इंटर, जैसे हमने कहा नेम, फिर हमने इंटर नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा, ऑल्ट प्लस एंटर की नेक्स्ट लाइन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिफाइन द नेम एंड यूज। नेम का डिफाइनिंग करने का हमारा यहाँ पर कुछ पर्पस है। ये बेसिक्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमने कहा मॉड्यूल 1 मार्क्स, मॉड्यूल 2 मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट ABCDEF जी, इनके हमने डिफरेंट नंबर्स ले लिए।
हमने मान लीजिए ये नंबर्स हैं बच्चों के मॉड्यूल 1 के मॉड्यूल 2 के, तो हमने मान लीजिए इस सेक्शन को सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि इस सेक्शन का नाम हमारा मॉड्यूल 1 हो जाए। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ ही हम इसको नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो नाम डिफाइन करने के लिए हमें फॉर्मूला में भी देख सकते हैं या राइट क्लिक करके ये डिफाइन नेम आता है, आप नेम डिफाइन करिए। हमने कहा इसका नाम मॉड्यूल 1 रख दिया हमने, ओके। और इस वाले सेक्शन का नाम हमने रख दिया मॉड्यूल 2 रख दिया, तो मॉड्यूल 2। अब मान लीजिए मुझे इस शीट में यहाँ पर चाहिए मॉड्यूल 1 के मार्क्स, मॉड्यूल 2 के मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया सम और मॉड्यूल 1, ये आ गया ब्रैकेट बंद। मुझे सेल रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली हमारा टोटल आ जाएगा। इक्वल सम मॉड्यूल 2 के मार्क्स, ये आ गए हमारे टोटली। तो समटाइम्स ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें शीट 1 पे हमने काम किया है, शीट 2 पे उसका एग्जैक्टली हमें वो चाहिए, लेकिन अब हमें सेल एड्रेस कौन खींच के लेके जाए और कैसे, वो लंबा होता है प्रोसेस। तो उसकी जगह बेटर है कि हम नेम को यूज़ करें, तो सेल रेफरेंसिंग के कारण जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी नहीं रहेंगे और ड्रैग और ड्रॉप करने का भी सेक्शन नहीं रहेगा। आप सिंपली उस सेक्शन को नाम डिफाइन करें और उसको वहाँ पे सम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी टू सम, आप इसे काउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट मॉड्यूल 1 में कितने बच्चे हैं, DULE मॉड्यूल 1 ब्रैकेट। सेम एज यूजुअल मॉड्यूल 2 का कर सकते हैं आप, मॉड्यूल 2, ठीक है। तो ये आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे टोटल सम कर रहे हैं। आई होप डिफाइनिंग नेम भी क्लियर होगा। दोबारा भी कभी यूज़ करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज में जाके इसका एरिया रेंज कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। यूज़ इन फार्मूला, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ फार्मूले में बताई, आप इस पर क्लिक करके पेस्ट करके भी कर सकते हैं। सो गो फॉर द नेक्स्ट वन, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट बहुत इजी सा प्रोसेस है। कॉपी एंड पेस्ट, हमने यहाँ से सिलेक्शन किया, जितने पार्ट का सिलेक्शन करेंगे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। टेक्स्ट है चाहे नेम है, कॉपी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं हम। पेस्ट करने में भी दो तीन चीज़ें हैं जो बदलती हैं, क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। कॉपी पेस्ट में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं एक्सेल में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि होम पे आते हैं, हमने मॉड्यूल 1 के बच्चों का कलर यहाँ कर दिया, इनको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग कर दिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो स्टाइल है ये मेरा कॉपी हो जाए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, मैंने ये कॉपी किया और मान लीजिए इसमें कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फॉर्मूला, वैल्यू, कमेंट्स, वैलिडेशन, फॉर्मेट्स। तो हमने मान लीजिए फॉर्मेट्स किया, हम चाह रहे हैं कि ये वाला फॉर्मेट आ जाए, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए वो फॉर्मेट आ गया वन शॉट में। इसी तरीके से मान लीजिए हमने ये ABCDH लिखा है, मैंने ये कॉपी किया और इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें तो ABCD जो ऐसे लिखा है वो ट्रांसपोज हो जाए ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये हेडिंग ही है, अभी मैंने हेडिंग ऐसे लिखी है, अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग में ऐसे करना है, तो मैंने पेस्ट स्पेशल किया और यहाँ पे ट्रांसपोज एक ऑप्शन आता है, आप ट्रांसपोज करेंगे, ओके। तो देखिए ये हेडिंग ऐसे थी और आपने ऐसे पेस्ट कर लिया। समटाइम्स ये ज़रूरत पड़ती हैं। इसी तरीके से पेस्ट स्पेशल में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो कमेंट हमने किया, वैलिडेशन अगर कहीं लगाया है तो सिर्फ वो कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मूला कहीं लगाया है तो वो भी हम कॉपी कर सकते हैं, ऑपरेशंस है, कहीं ऐड है, मल्टीप्लिकेशन है, वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहीं से भी कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल चीज़ चाहिए वो हम कर सकते हैं। हम राइट क्लिक पे पेस्ट स्पेशल पाते हैं तो ये कर सकते हैं हम।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कमेंट। कमेंट में सपोज हमने यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो हमारा मार्क्स है, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे तो हमें कमेंट मिलेगा। इंसर्ट में अच्छा नहीं है, लेट्स चेक आउट डेटा, रिव्यू में कमेंट है, रिव्यू में ही कमेंट है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। कमेंट एक हेल्प के लिए है, अगर हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ नंबर भरने हैं, इन इंसर्ट ओनली नंबर, तो उसे ये मैसेज हमेशा दिखेगा जब भी इस सेल में रहेगा वो। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो कमेंट हमने लिखा है ये सारे उसमें आ जाए, तो हमने कॉपी किया, सारे सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल और कमेंट्स, तो वही कमेंट देखिए हर सेल में आ गया। जब भी हमारा कर्सर वहाँ मूव होगा तो आपको वो मैसेज शो करेगा। ये कर्सर मूव तो आपको वो शो करेगा मैसेज। डिलीट करना है कमेंट तो आप राइट क्लिक करें, डिलीट कमेंट, या फिर आप जब ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट होगा। एडिट करना है तो एडिट, राइट क्लिक पे भी एडिट आएगा, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ से कॉपी किया और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लग जाए, तो हमने पेस्ट स्पेशल में गए, सिर्फ कमेंट्स को सेलेक्ट किया एंड ओके, ये देखिए कमेंट आ गया उसमें। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ऑटो फॉर्मेट एंड सेल स्टाइल। अगर हमें किसी एक पोर्शन का, सपोज ये हमने टेबल बनाई थी, हमें इसको ऑटो फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एज अ टेबल है। तो ये इतने सारे डिफाइंड फॉर्मेट हैं, आप इनमें से किसी भी तरीके को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो जो एरिया है वो आपसे पूछेगा कि ये है, और पहली रो को अगर आप हेडर करना चाहते हैं तो वो ये पूछ रहा है, यहाँ पे टिक लगाएंगे तो पहली रो को हेडर मानेगा, अदरवाइज वो हेडर नहीं मानेगा, पूरे को एक मानेगा। और हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पर वो टेबल में वो फॉर्मेट आ जाएगा जो आपने सिलेक्शन किया था। अगर आप इसको कुछ भी चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट, मान लीजिए आपको ये पसंद है, ये डिज़ाइन पसंद है, तो वो कर सकते हैं। सेम एज यूजल जब हम फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सेल के लिए भी ऑप्शन है कि अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल में हम चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट कि ऐसा आए कि 20%, 40%, 60% में ऐसे आए, तो जो भी हम डिज़ाइन स्टाइल लिंक यूज़ करेंगे वो वैसा आपको शो करेगा। देखिए आपको प्रीव्यू भी साथ साथ यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने ये पसंद किया तो यहाँ पर अब हम जब भी लिखेंगे तो हमें टेक्स्ट वाइट से आएगा और बैकग्राउंड जो होगा वो कलर्ड होगा। ये हम अपने से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से जाके न्यू सेल स्टाइल्स में जाके फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट में आपको ये फिल का कलर है जो कि बैकग्राउंड को देगा, ये फॉन्ट का है कलर जो कि आपके फॉन्ट को कलर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आपने ये डिफाइन किया, ये आ गया, आपने ये लगा दिया, ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये ऑटो फॉर्मेट एंड सेल स्टाइल्स। सो फिलहाल सेशन 2 के लिए इतना ही, और आशा करूँगा कि जो बताई हुई चीज़ें आप उन्हें रिवाइज करेंगे और अपने जो सवाल हैं वो कमेंट्स या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं अभी एक्सेल में जिन्हें अभी जानना है इन डेप्थ में, तो इसके लिए फिर हम मिलेंगे सेशन 3 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड विशेस टू